जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के शक्ति स्वरूपा खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको शक्ति स्वरूपा से मिलवा रहा है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रही हैं। ऐसे में चूंकि झारखंड से हैं और झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, पूरे देश भर में आज इनकी पहचान है, तो हम मिलवाते हैं डॉक्टर आशा लकड़ा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से हैं और आयोग की सदस्य हैं और इससे पहले बीजेपी से नेत्री रही हैं, आरएसएस से जुड़ी हुई रही हैं, तो कई ऐसे पद को संभाली हैं, लेकिन अब आयोग को संभाल रही हैं और काफ़ी स्ट्रगल भरा जीवन जो रहा है। सबसे पहले तो मैम, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी रुचि जी, बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैम, ये तो अभी नवरात्र, शारदीय नवरात्र चल रहा है और आप जैसी महिलाएं जो हैं वो वाकई में हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। क्या मैसेज देंगी इस नवरात्र में? सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र का शुरुआत और शैलपुत्री से शुरू होता है और हम सब जानते हैं कि नौ दुर्गा का पूजा होता है। हम इतना ही कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा देवी का जब आह्वान करते हैं तो शायद महिला नारी एक चंडी भी हो जाती है, काली भी होती है और अपना नौ रूप, रौद्र रूप को भी दर्शाती है और आगे बढ़ती है और देश और समाज का काम करती है। बिल्कुल, आज के परिवेश में चूँकि कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदली हैं, आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कितना बदलाव देख पा रही हैं कि आज के समाज में, और जब आप स्ट्रगल कर रही थी, जब आप संघर्ष कर रही थी, तो इनमें क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, आज से अगर 20-22 साल पहले की बात करेंगे तो उस समय लोगों का एक विजन था कि मुझे आगे पढ़ाई करना है और कहीं ना कहीं कोई समाज सेवा में जाने के लिए तैयारी होता था और किसी न किसी को जॉब के लिए। लोगों का अधिकतर रहता था, लड़कियां और महिलाओं का सोच होता था कि टीचर बनना है, नहीं तो फिर एक अच्छा एजुकेशन करके कई अधिकारी बनने का भी सोचते थे। लेकिन स्थिति परिस्थिति बदलती है और जब 21वीं सदी में लोग प्रवेश करते हैं और आज का जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सब तरफ होड़ है, हर क्षेत्र में। चाहे आप मीडिया क्षेत्र में देख लीजिए, आज हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं, अगर एजुकेशन के फील्ड में भी देख लीजिए, महिलाएं गोल्ड मेडल जीत करके आ रही हैं। आधा से अधिक, यानी कि अधिकतर महिलाओं ने जीत करके लाए। ऐसी अगर हम बात करेंगे तो कंपटीशन में भी, चाहे स्टेट कमीशन की बात करेंगे, जेपीएससी की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, इसके अलावा जितने भी आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, जितना हायर एजुकेशन है, महिलाओं का होड़ लगा हुआ है। तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में नारी शक्ति आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। पहले आप देखते थे होंगे ना कि अरे ये महिला, इक्के दुक्के मिलते थे, फ्लाइट चलाने वाला कोई नहीं होता था। आज पूरा हवा में पैतरा मारते हुए अगर देखा जाए तो फ्लाइट उड़ा करके, रांची में ही कई लोग फ्लाइट उड़ा के लेके आती है महिलाएं। देश भर में घूमिए तो एक इस टाइप से आता है। रेल चला रही हैं लड़कियां, बसें चला रही हैं लड़कियां। पहले कंडक्टर वगैरह दिखते थे, अगर छोटे लेवल की बात करेंगे तो पुरुष दिखाई देते थे। आज महिलाएं, मैंने गाड़ी चलाने से लेकर के हवाई जहाज़ उड़ाने तक और प्रशासनिक क्षेत्र में रहते हुए देश चलाने तक का काम महिलाएं कर रही है। बिल्कुल, तो आज महिलाएं सशक्त हैं और हर ओर, चूँकि देश भ्रमण करती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, तो चाहे वो हायर एजुकेशन से लेकर के बात हो, यानी कि महिलाएं जो हैं, और झारखंड की महिलाएं खास करके बहुत मेहनती होती हैं, संघर्षशील होती हैं। तो झारखंड की महिलाओं को कहाँ देख रही हैं पूरे देश भर की तुलना अगर की जाए? चूँकि देश में महिलाएं जो हैं, आपने पायलट तक का जिक्र किया है, लेकिन अभी भी झारखंड को कितना और सशक्त होने की ज़रूरत है, कितना मजबूत होने की ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात है, झारखंड का स्थिति परिस्थिति को देखा जाए, यहाँ भी महिलाएं पीछे नहीं है, सबसे आगे निकल रही हैं। लेकिन अगर हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो हर घर को जीवन दान देने वाली महिला है। घर का काम हो, खेत का काम हो, बाहर में जाकर के किसी जगह पलायन हो के काम करना हो, सभी जगह देखा जाए तो महिला ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। बस उन्हें दिशा देने की आवश्यकता है। आज देखिए, कई महिला नेतृत्व कर रही हैं। आप पंचायती राज में देखिए, जहाँ 50% आरक्षण मिला वहाँ 67% लोग जीत करके आए। जहाँ आप एसटी का आरक्षण दिए तो जनरल कैटेगरी में भी महिलाएं जीत करके आई। ऐसे अगर आप देखा जाए तो शिक्षिका अगर देखिए तो पूरे राज्यभर में आधा से अधिक शिक्षिकाएँ महिलाएँ हैं। हर एक स्कूल में 2-3 शिक्षिकाएँ महिला मिलेगी।
कॉलेज में चले जाइए, सबसे अधिक प्रोफेसर अगर देखा जाए तो महिलाएं हैं। चाहे साहेबगंज की बात करेंगे, गुमला की बात करेंगे, दुमका की बात करेंगे, आप पलामू गढ़वा की बात करेंगे, रांची की, हजारीबाग की, माने चारों प्रमंडल में आप देखिएगा तो महिलाओं का तादाद बहुत ज़्यादा है। पारा शिक्षक में भी देखिए उनका है। इसी तरह से एकलव्य मॉडल विद्यालय, वहाँ भी महिला भी है, पुरुष भी है। ऐसे बालिका विद्यालय कस्तूरबा का है, उसमें तो 100% आपको महिलाएं मिलेगी, बेटियां भी पढ़ रही। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा इनको दिशा दे जाए और हमारा शिक्षा में और सुधार हो जाए तो हमें लगता है महिलाएं एकदम छलांग लगा लेगी और आगे बढ़ेंगी। अगर आप देख सकते हैं आज जिस तरह से जेपीएससी में भी यंग जनरेशन जो आया है, चाहे युवा हो या पुरुष हो, लेकिन मैं ये युवा पुरुष महिला की बात करेंगे तो महिलाओं ने भी बाजी मारी है। अभी देखिए कई गरीब परिवार से महिलाएं जिनके माँ पिताजी लेबर कैटेगरी में काम किए वो बाहर निकल के आए। खेल जगत में देख लीजिए, जिनके माँ पिताजी जीवन भर ईंट भट्ठा में काम करने वाले, उनकी बेटियां आज उस मुकाम को छू लिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों में हुनर है, बस उनको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ भी बात करना चाहते हैं, अगर ठेला खोमचा में भी ज़मीन पर उतर गई महिला तो अपने घर को सजग कर ले रही है, बेटा बेटियों को सशक्त बना ले रही है और उनको बहुत आगे ले जा रही है। कई उदाहरण रांची में मिलेंगे, सुदूर गाँवों में मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा इतिहास में अष्टम उरांव के बारे में, बिशुनपुर से आती थी, उनके माँ पिताजी जो कितना टूटा फूटा घर है और जीवन भर वो ईंट भट्टा जाते थे, लेकिन बेटी आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गए। ऐसे अगर आप देखेंगे जमुना टुडू को देख लीजिए, एक तो पेड़ लगाती थी, पेड़ का संरक्षण करती थी, कौन जानता था, लेकिन एक महिला होने के नाते उन्हें तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। ऐसे डायन बिसाही का बहुत मामला है और डायन बिसाही मामले में भी विषय सामने आया है और उसके लिए भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और उसमें भी जो चुटनी देवी है उनको भी पद्मश्री मिला। जितना पुरुष को उतना महिलाओं को भी पद्मश्री मिला। ऐसे कई शिक्षिका अभी तुरंत आप देखे होंगे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किए गए। एक शिक्षक पुरस्कार जो 72 मिलता है, उनके लिए यहाँ महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिले हैं। ऐसे कई लेखिका हैं, कई लोग हैं जो गायिका हैं, लोकल लेवल हो या हायर लेवल हो, देश विदेश में जहाँ भी देखिए तो अपना जो गान को, अपने विचार को, अपनी सोच को राष्ट्रीयता के भाव पर आगे बढ़ाने के लिए और अपना क्षेत्र में अगर देखेंगे तो हर जगह महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अभी आप देखिए कोयलरी क्षेत्र में जिनका चाल धस रहा है, जिनका ज़मीन अधिग्रहण कर दिया है, उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है कि मेरा हक और अधिकार भी मिले। माने आप एक आंदोलन क्षेत्र से लेकर के एजुकेशन फील्ड और एजुकेशन फील्ड से लेकर के बहुत आगे तक आप देखिए, सोशल मीडिया आप देखिए, हर जगह महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आप मीडिया में रहती हैं तो मीडिया के क्षेत्र में भी देख लीजिए, कई जगह भी झारखंड की लड़कियां बढ़ चढ़ के, पहले तो कोई लड़कियां नहीं मिलती थी, मुश्किल से इक्का दिक्का, लेकिन अगर आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया में देख लीजिए, कोई यूट्यूब चलाता है उसमें देख लीजिए, कोई पोर्टल चलाता है उसमें देख लीजिए, आप लोग चैनल में, आपका ही चैनल में देखिए कितनी महिला हैं, और अदर कोई चैनल चला रहा होगा तो उसमें होंगे। तो हर जगह झारखंड में अभी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों को दिशा और दशा सुधारने की आवश्यकता है जो करना तो चाहती हैं लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, सही एजुकेशन नहीं मिल पाता। अब जैसे हमारे ही यहाँ स्कूल में ही अगर मान लिया कि मैं लातेहार का एक स्कूल गई थी, मंगरा स्कूल +2 तक है, वहाँ 2 टीचर है, तो एजुकेशन कैसे होगा? तो वहाँ के बच्चे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसके पास पैसा है तो गवर्नमेंट का स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन जिसके पास में अभाव है उसमें भाव उत्पन्न करने के लिए स्कूल को सशक्त करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं और झारखंड की महिलाएं भी कहीं से पीछे नहीं हैं, लेकिन सही दिशा और दशा, थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, तब उनकी दशा तो स्वयं सुधर जाएगी। ऐसे में मैम आपकी जो कहानी रही है काफ़ी संघर्ष भरी रही है, इसलिए आप आज चूँकि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ये संघर्ष भरी कहानी और आगे का जो आपने लक्ष्य रखा है वो क्या रखा है? देखिए, आप अपने सोच के साथ, अपने विजन के साथ अपने ऊंचाइयों को रखिए। आप कहाँ तक लग जाना चाहते हैं? अगर मुझे पीएचडी करना था तो मैंने सोचा कि पीएचडी पूरा करनी चाहिए। अगर शायद मेरे साथ जो घटना हुई और मेरे साथ बहुत सारे संघर्ष आए तो शायद हम उनके पीछे पलट के देखते तो शायद आगे नहीं बढ़ पाते। हम कहते हैं कि तलवार को जितना लोहार पजाता है लोहा में, उतना ही वो धारदार होता है।
तो लोहा को जितना गलाइएगा उतना चमकता है, सोना को जितना रगड़िएगा उतना चमकता है। तो इस टाइप का अगर आपको काम करना है तो आपको पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साध के आप चलिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं तो एक प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले को, नियति को कुछ और ही मंजूर थे। लेकिन मौका मिला रांची को संवारने का, 2 टर्म का मेयर बनने का मौका मिला। हमने हिम्मत और साहस से काम लिया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मान लिया हम और आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को सही मार्गदर्शन, सही दिशा देना चाहिए। शायद अगर मेयर नहीं होते तो कई ऐसे गली मोहल्ला है जहाँ रोड नहीं जाते, उन तक बिजली नहीं जाते, उनको पीने का पानी नहीं मिलते। इसलिए आप कहीं भी जाते तो ग्राउंड पर रहिए, और ग्राउंड में रहते हुए जो जगह मिलता है उस जगह को बहुत अच्छे से सुशोभित कीजिए। आप कहीं ना कहीं एक समन्वय और समरसता बना के चलिए, एक लक्ष्य लेके चलिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको तो लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैं तो कचरा साफ करने वाली जगह पर आ गई, लेकिन जब वहाँ गर्त में घुसते गए तो पता चला कि यहाँ काम बहुत है और समाज को विकास करने के लिए, रांची को विकास करने के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं आज जहाँ जहाँ जाती हूँ, लोग रांची आके देखे हैं, सब लोग बोलते हैं रांची बहुत बदल गया है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यही मेरा एक कामना है, और जो किया हुआ कर्म है, जो लोग नाम करते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। बिल्कुल, जो भी जिम्मेवारी मिली बखूबी निभाया है, उसमें बेहतर करने का प्रयास इन्होंने किया है। बस सपना था कि प्रोफेसर बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी। मैम, संघर्ष भरी कहानी में कभी ऐसा लगा कि अब यहाँ स्टॉप कर देते हैं, अब हमसे नहीं होगा? फिर आपने कहाँ से प्रेरणा लिया और आगे जो है कदम आपके द्वारा बढ़ाया गया? देखिए, मैं छात्र राजनीति से शुरू की अपना पढ़ाई के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और विद्यार्थी परिषद में पूर्व योजना, पूर्ण योजना, ये लोगों ने बता दिया था। टाइम को मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है कि आपको उठना कितने बजे, चलना कितना बजे, खाना कितना बजे, मीटिंग स्टार्ट कितने बजे करना और कितना तय समय पर ख़त्म करना है। और सबके लिए मिनट टू मिनट प्रोग्राम, जैसे आपको 5 मिनट का समय दिए तो 5 मिनट ही बोलना है। 1 मिनट 2 मिनट आगे बढ़ सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं बोल सकते। तो पहले उनके लिए तय कि आपको 5 मिनट, आपको 5 मिनट। योजना प्लानिंग करने के लिए जो सिखाया, और हम लोगों को प्रवास, जो हम कहते हैं देश भर में घूमने का या देश भर में जाने का, देश भर की जनता को समझने का, अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से मिला कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद का देन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हमने बहुत सेवा दिए हैं, अन्य संगठन है उसमें भी हमने सेवा दी है। लेकिन काम करने का तरीका अगर देखेंगे ना, तो समन्वय और मैनेजमेंट दोनों ज़बरदस्त होता है। अगर आप ये सब काम कर लेंगे तो शायद कभी हारेंगे नहीं, कहीं थकेंगे नहीं। और जिस दिन लगेगा कि मैं खुद का काम कर रहा हूँ, उस दिन आपको थकान नहीं होगी। और जिस दिन आपको लग जाए कि मैं दूसरे का काम क्यों करूं, तो शायद उस दिन आप थक जाइएगा और बैठ जाइएगा। मुझे तो हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं थकूंगी। मैं तो और जब ज़्यादा काम होता है तो नई एनर्जी के साथ करती हूँ। और समाज का टूटा हुआ व्यक्ति, बहुत आघात खाया हुआ व्यक्ति, या कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाते हैं किसी ना किसी कारणवश, कभी अभाव में कभी भाव में भी दुखी होते हैं, हर कैटेगरी का लोग हैं। तो उनको किस तरह से मोटिवेशन करना, उनको कैसे प्रोत्साहित करना, कैसे आगे बढ़ाना, इन सब को अगर हमें काम दिखाना पड़ता है और करना पड़ता है, तो खुद को चैलेंज लेना पड़ता है। हर काम को चैलेंज के साथ करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़िएगा। अगर आप बोलिएगा कि इस समय में थक गए, मैं तो और आगे नहीं जा सकता, ये नहीं है। हम कहते कार्य धीर होत है, क्यों है कार्य धीर होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सिंचो नीर। तो आप मेहनत करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। गीता ने भी कहा है कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता कोई मत कीजिए। अगर फल की चिंता करके जिस दिन चलेंगे तो शायद आपका कर्म पूरा नहीं होगा। तो आपको काम करते रहिए, फल कब मिलेगा कोई नहीं जानता। हम लोग ने भी काम करते गए और आज हमें जिस जगह को मिला है, मैं अपने सीनियर लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझे। लेकिन हमें जो भी काम मिला, मैंने कभी उस काम को छोटा नहीं समझा। हर काम को हर जगह गए। कुर्सी 3 साल और 5 साल के लिए रहती है, लेकिन जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति जीवन भर है और किया हुआ काम जीवन भर रहता है। तो आपका विचार, आपका स्वभाव, आपका सोच वो बदलनी चाहिए। आप में अहम ना हो, घमंड ना हो, और अहंकार जिस दिन होगा आप डूब जाएंगे। अहंकार को ख़त्म कीजिए, स्वभाव में चेंज मत कीजिए। आप जैसा है वैसे ही रहिए, समाज के साथ जुड़े रहिए, हर काम आपको आसान लगेगा। आप चूँकि एक ट्राइबल महिला हैं, आज भी किसी आप प्रेरणा की स्रोत मानती हैं, किसे आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? क्योंकि कई लोग संघर्ष के साथ ही रहे हैं,
लेकिन आज आप अगर किसी को प्रेरणा मानती हैं तो वो किन्हें मानती हैं, किनकी बातें हमेशा याद आती हैं? देखिए, मैं तो स्वामी विवेकानंद को बहुत मानती हूँ और एबीवीपी टाइम से ही मैं उनको प्रेरणा का स्रोत मानती हूँ। जिस व्यक्ति ने देश और दुनिया को जीतने का काम किया और शून्य से शुरू किया, और शिकागो जैसे जगह पर वो जाते हैं और रात्रि विश्राम करके सुबह में जब उनका अभिभाषण चलता है, उनका भाषण चलता है, तो उस भाषण में भाइयों एवं बहनों को संबोधन करते हैं और उनके कई बातें, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अभी आप पूछ लीजिएगा किसी को, एक ये बात मैं आपको कोट कर रही हूँ। दूसरा बात, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे लहजे में कहते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजन किया है या कोई कार्यक्रम के लिए आपको बुलाता है और आप बोलते हैं नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अरे वो व्यक्ति कितना प्रेम से आपको किस सोच के साथ बुलाया है, उनकी भावना को समझनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है वो व्यक्ति वास्तव में अस्त व्यस्त है, तो आपको कहाँ से समय देगा। तो ये सब बात बहुत प्रेरणादायी होता है कि उन्होंने जिस तरह से, जिस स्वभाव के साथ में देश और समाज को जोड़ने का काम किया, उनके पास भी कुछ नहीं था। एक नरेंद्र से विवेकानंद बनना ये बहुत बड़ी बात होती है, और कलकत्ता के नगरी से निकल कर के देश और दुनिया के सामने खड़े होना, उनके भाषणों को, उनके विषय को, उनका किताबों को, महिला शिक्षा की अगर बात करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम जनजाति समुदाय की बात है तो हमारे यहाँ तो कई ऐसे प्रेरणादायक है। हम सिंगी देई की बात करते हैं, जब सरहुल का समय था और मुग़लों ने आक्रमण किया तो महिला लोग पुरुष का वेश बदल करके मुग़लों को हराने का काम, उस समय कौन सा एजुकेशन था, कोई नहीं। तो सिंगी देई जो आदिवासी समाज का एक प्रेरणा स्रोत, फूलो झानो है, सिद्धू कानू है, जिन्होंने एक आह्वान किया कि जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का आवाज़ और आह्वान सिद्धू कानू ने किया। भगवान बिरसा मुंडा, जब उनका एजुकेशन लुथरन स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने को हट्ठी बांध लिए, बोले क्यों नहीं मेरा एडमिशन होंगे। तो ऐसे हमारे आदिवासी समाज का लोग स्वाभिमानी थे और अपना काम को कर गुजरने के लिए तत्पर थे। वो तो हमारे पूर्वज हैं, हम तो उन्हीं के पैदा हुए बच्चे हैं ना, तो हमारा खून तो उसी से, उनका खून से ही तो हमारा खून है। तो हमें तो उस टाइप का अपने शरीर के रोम रोम में भरा हुआ है। तो हमारे कई प्रेरणा स्रोत है, लेकिन हमने जिस तरह से आपको बताया है उस प्रेरणा की बात आपको मैंने 2-3 लोगों का नाम बताए, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इनके साथ हम इनको जानते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, और देश और दुनिया में भी जहाँ हम जाते हैं देश के कोने कोने में, तो सबसे पहले मैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी का, कानू जी का, सिंगी देई का और फूलो झानो का जरूर आह्वान करती हूँ। और कहीं अगर कोई गौरव दिवस का कार्यक्रम करते हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आशा लकड़ा को आज डॉक्टर आशा लकड़ा के रूप में लोग जानते हैं, पूरा देश जो है, एक विशेष रूप से अगर आरएसएस में आपने एक बड़ी पहचान बनाई है, तो इसमें किनका हाथ रहा है मेनली? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुझे जोड़ने के लिए कई लोग आए मेरे गांव पर। मेरा गांव तो गुमला जिला का एकदम सुदूर जंगली क्षेत्र है, चुहरू गांव है। आप कभी भी जाएंगे तो आज अभी इस समय बहुत मनोरम दृश्य है, खेत है, डैम है, जंगल है। अब तो रोड बन गए इसलिए अच्छा हो गया। मैं कई योजना हम भी यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ऐसे करके बनवाए और वहाँ तक गए। लेकिन अगर उस गांव से निकल कर के आते हैं और कहीं ना कहीं मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हमें मेंबरशिप दिए आते हैं, अपनी हमें जोड़ने के लिए कई लोग हैं। उसमें से एक दीदी है, मैं अभी आपको बोल सकती हूँ, और अभी काम कर रही हैं यहाँ इंटर काउंसिल में, बीना कच्छप। वो मुझे अपने घर से जोड़ करके लेके गई थी। उसके बाद में प्रदीप कौशिक जी हैं, एडवर्ड सोरेन जी हैं, ऐसे करके गीता ताई, ऐसे सुनील अम्बेकर जी हैं, ऐसे सूर्य नारायण सूर्य जी, बी सुरेंद्रन जी, आपका क्या बोलते हैं सुनील अम्बेकर जी, ऐसे दत्तात्रेय हौस बोले जी, ऐसे लोग। उसके बाद हमारे गुरुजन जो थे, आज गुरुजी बिहार में होंगे कहीं, यहाँ है नहीं। ऐसे कई लोग, विकास भारती से, कल्याण आश्रम से, ऐसे तमाम जगह से, सेवा भारती से, विद्या विकास समिति से, ऐसे अगर संगठन देखेंगे ना तो मुझे सीखने का और काम करने का एक मौका मिला, जिसको हमने किया। हमने कभी ना नहीं बोले और बड़ों का सम्मान और काम को अहमियत दिया। हमने अपने काम में 4 बजे भोर में भी हमने किसी जगह पर झारखंड से किसी दूसरे स्टेट में प्रवास किया। ऐसे करके मैं 12 बजे रात में भी रांची में प्रवास करके आई हूँ। ऐसे माने हमने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ
समझ करके सभी जगह काम किए। और आरएसएस ने जिस तरह से संस्कार दिए, जिस तरह ध्वज लगाना हो, उनका पूजन करना हो, अनुशासन जिस तरह से सिखाए हैं, शायद उनका भाषा, उनकी वाणी और सत्यता और कभी किसी को झूठ नहीं बोलना, समाज को कैसे आगे बढ़ना, ये हमने देखा। और आरएसएस ने जब पहान सम्मान समारोह किया था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो पहान सम्मान समारोह में मैं परिषद की कार्यकर्ता थी, लेकिन संघ को समझने का मौका वैसे मिला कि कौन आदिवासी समाज को सम्मान देता है, कोई नहीं। लेकिन जहाँ से सम्मान मिला हो कभी जीवन में भूल नहीं सकते। मैं खुद आशा लकड़ा देश का कोना कोना में गई हूँ, हर जगह हर कार्यक्रम में गई हूँ, महिला समन्वय, समन्वय, बाकी बैठकों, योजना, प्लानिंग में सब जगह बैठी हूँ। मुझे तो हर समय सीखने ही मिला। अगर एजुकेशन का रेजुलेशन अगर बनाना हो तो अगर एक व्यक्ति केरल का, एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश का, उस आज तो तेलंगाना अलग हुआ, एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश का, एक व्यक्ति कर्नाटक और एक व्यक्ति झारखंड का। अब बताइए एजुकेशन, एक को हिंदी नहीं या दो तीन को हाँ, अपना अपना अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी मेरा एक देश, इस भाव को उत्पन्न किया। इसलिए मेरे लिए किसी के प्रति कोई द्वंद्व नहीं है, सबसे प्रेम है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो उनका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने जो सीखा है, जो आरएसएस ने सिखाया, मैं में मत जियो, हम में जियो, और अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, ये शब्द अगर जो दिखता है ना, वो हमने उनको ग्रहण किया है और आज इसको चरैवेती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आरएसएस से बहुत कुछ सीखी हैं, एबीवीपी से जुड़ी रही और इसी से संघर्षों से भी इन्होंने लड़ना सीखा और आज इस मुकाम पर हैं। देश के लिए आप क्या विचार रखती हैं आगे और देश के लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में 12 मार्च 2024 को हमने ज्वाइन किया और लगातार हमने पूरे देश भर का रोड मैप भी हम लोग ने बना लिया कि लगभग जितने स्टेट में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं उन तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है। उनकी योजना, उनके लिए प्लानिंग उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। पीवीटीजी परिवार, जिसको अभी प्रधानमंत्री ने जनमन योजना से जोड़े हैं और उन समाज को विकसित करने के लिए 5 योजनाएं लेके गए। उनका आवास, उनके लिए स्कूल, उनके लिए भवन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पीने का पानी, उनका रोड, इन सब योजना को लेकर के वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ तक हमने जाने का प्रयास भी किया है। जहाँ 100% जनजाति समुदाय है उस राज्य में भी मैं गई, जहाँ 1% जनजाति समुदाय है उस राज्य में भी गई हूँ। आगे भी हमारा लक्ष्य है कि हम अंतिम पायदान तक पहुँचे और हर लोग को जनजातीय आयोग समाज के संरक्षण और सुरक्षण की काम करती है उसको पहुँचाने का काम करेंगे। जो पिछड़ा और अगड़ा है उनको समन्वय बनाने का काम करेंगे, चाहे वो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर हो, कच्छ से लेकर के बंगाल की खाड़ी हो। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां हम लोग जा नहीं रहे हैं, उन समाज के साथ बैठ नहीं रहे, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा रहे। तो इसका एक प्लान हम लोग ने किया। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ झारखंड का ही। झारखंड में जब हम शुरू में ज्वाइन किए तो 300 केसेस थे, आज 1300 से ऊपर केसेस है। तो लोगों में आज आयोग के प्रति विश्वास जगी है और सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर से लोगों का शिकायत आता है, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो या एक पढ़ा लिखा ओहदेदार व्यक्ति हो, एक लेबर कैटेगरी का व्यक्ति हो या एक सर्विस में रहने वाला व्यक्ति हो। सभी लोग इसका बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अपना हक और अधिकार के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी हमने कई ऐसे होगा जिसको सक्सेसफुल स्टोरी रहा। कई लोगों को काम नहीं था, उनको काम मिला। कई लोगों को प्रमोशन नहीं था, प्रमोशन मिला। कई लोगों का ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिलता था, उन्हें मिला। अनुकंपा पर जॉब नहीं था, उनको जॉब मिला। तो ये काम करने का एक अच्छा आनंद है। लगभग 12 करोड़ आदिवासी समुदाय है और 700 से 750 नहीं 705 से ज़्यादा प्रकार है हमारे आदिवासी समुदाय का, अलग अलग का। तो इन सब के साथ में समन्वय, मिलना जुलना, ये सब करने का प्रयास है ताकि हम मिल कर के हर लोगों का बात समझ पाएँ। उनकी भाषा, कला, संस्कृति, हम अलग हैं पर सब एक जैसा है। हम रहते अलग हैं, बोलते अलग हैं, लेकिन सबका विचार, सबका स्वभाव एक जैसा है। हम कहते हैं ना, अनुसूचित जनजाति समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को लेके चलते हैं और हमारा संविधान में भी ये निहित है। और उसी तरह से जो संविधान में ताकत है, इसी तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत आयोग का भी गठन हुआ और 2004 में जनजाति आयोग माने शेड्यूल ट्राइब को अलग किया गया शेड्यूल कास्ट से। तो कम से कम उनको एक ताकत मिलेगी, इस सोच के साथ रखा गया। और आज जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह
मंत्री, इन लोगों ने जो तय किया हमारे लिए और इस जगह पर बैठाएं, मैं उन्हें बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस जगह पर रखे, एक छोटे से गांव की एक छोटे से कार्यकर्ता को उस लायक समझे और आयोग में काम करने के लिए दिए, ताकि जनजाति समुदाय को हम हृदय से जोड़ सकें, दिल से जोड़ सकें और उनका काम कर सकें। स्मृति जुबिन ईरानी का भी नाम काफी चर्चा में आया था, क्योंकि डॉक्टर आशा लकड़ा जब संघर्ष के दिन थे इनके, तो वो उनकी काफी मदद की थी। वो क्या कहानी रही? देखिए, जिस समय मेरा स्थिति सही नहीं रहा, जिस समय मेरे साथ जो घटना हुई, उस समय एक माँ की तरह उन्होंने हमें समेटने का काम किया और उन्होंने झारखंड से लेकर के अपने आवास मुंबई ले गई। लोगों का मानना था कि अरे ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, ये अपने घर में थोड़े ना रखेगी, किसी होटल में रख देगी। लेकिन उस महिला को जो जानते वही जानते हैं, जो हम जैसे हैं वैसे ही वो है। एक व्यवहारिक महिला है, घरेलू महिला है, एक सामाजिक महिला है, जिन्होंने मुझे रखा, एक माँ की तरह रखा, अपने घर में रखे, मुझे खिलाया पिलाया, ट्रीटमेंट कराया और देश में घुमाने का भी काम किया कि एक महिला को हिम्मत और ताकत कैसे देना चाहिए, वो जीवन में मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उनका जो स्नेह और प्रेम मिला है, उनका जो कर्तव्य जो उन्होंने अपनी एक छोटी बहन की तरह निभाए, मुझे एक अपने बड़ी बहन की तरह ट्रीट किए और छोटी बहन की तरह मुझे दुलार किए, शायद कोई ही करता। मैं उन्हें बहुत अभिनंदन करती हूँ कि और आपने देखा होगा विगत दिनों उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी है। मैं सैल्यूट करती हूँ उनको कि उनके जैसा महिला ऐसे नहीं मिलेंगे व्यवहारिकता में, कि एक बहुत साधारण सी लड़की को खड़ा करना। क्या पता नहीं मुझे उन्होंने क्या देखा, लेकिन मेरे पति से और मेरे से दोनों से उनका परिचय था और उन्होंने जिस तरह से उठा करके ले करके मुझे जीवन दान दिए, जीवन जीने का तरीका सिखाया, तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। लास्ट और अंतिम सवाल मैम कि जैन जी जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, यानी कि वैसे युवा, जैन जी का कितना योगदान हो सकता है देश को आगे ले जाने में, बढ़ाने में? देखिए, मैं तो कहती हूँ इस देश का कर्णधार युवा ही है और भारत युवाओं का देश है। आज पूरे दुनिया में देख लीजिए, जिधर जाइए उधर, आज रांची का ही उदाहरण देखिए। आज कल पूरा पैदल मार्च था, जो लड़कों ने दौड़ लगाए थे, तो ये एक आह्वान है देश के प्रति, लोगों का शक्ति है। लोग चाहते हैं मेरा देश स्ट्रोंग हो, मेरा देश दूसरे देशों के जैसा विकसित हो और मेरा देश इतना आगे हो जाए कि हर व्यक्ति को हर काम करने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, युवा सिर्फ जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। इस सोच को आगे बढ़ाते हैं और आज देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं कितना जुड़ करके आई है और लाखपति दीदी बन रही है। मैं तो सभी जगह जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ और सब ठोक के बात करते हैं सब लोग। तो ये कहीं ना कहीं इस देश को गढ़ने वाले हों। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये हम लोग पुराना समय से कहते आते हैं और सही बात है। देश का दशा और दिशा युवा के हाथों में है। बिल्कुल, तो मैम का धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ जुड़ी थी शक्ति स्वरूपा और हमारे लिए आज प्रेरणा भी है, खास करके ऐसे ट्राइबल स्टेट से, यानी कि एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से। झारखंड को आज भी अगर आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखती है, लेकिन वहाँ से निकल करके आज इस मुकाम तक पहुँची हैं और आने वाले दिनों में इनका और उज्जवल भविष्य हो, इसकी हम कामना भी करेंगे। लेकिन जो यूथ हैं उनके लिए भी इन्होंने संदेश दिए हैं, जो महिलाएं हैं उसके लिए भी इन्होंने संदेश दिए हैं। तो आगे भी हम आपको मिलवाएंगे महिला शक्ति स्वरूपा से। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।